ये सर 4000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, कैसे पता लगाऊं कि इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप एक आम इंसान है, आम इंसान से मेरा क्या मतलब है, जिसके पास अपनी एक जॉब है, अपना एक बिजनेस है, अपनी एक ऑक्यूपेशन है, वो फ्रीलांसर है, कुछ भी है, लेकिन उसके पास अपनी एक चीज़ है करने के लिए। जैसे मेरे पास चीज़ है सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, आपके पास अपना एक पूरा का पूरा ये आपका स्टार्टअप है, आपका एक पूरा बिजनेस है, राइट। आपके साथ आपने बताया बहुत सारे लोगों की आपकी टीम जुड़ी है, हर किसी की एक जॉब प्रोफाइल है। इन सब से सब अब जितने लोग इस कैटेगरी में आते हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदें ही ना, इन्वेस्ट ही ना करें, डायरेक्ट इक्विटी में मत जाएं, डायरेक्ट स्टॉक्स में ना जाएं, डायरेक्ट स्टॉक्स में। अब आप सिर्फ म्यूचुअल फंड से काम चलाएं। ETF अब मैं आपको बता रहा हूँ ETF कहाँ से आ रहा है। आजकल YouTube पे ETF की वीडियो बहुत बन रही है। हाँ, बन रही मैं आपको है। एक ऑब्जर्वेशन बताऊँ इस मामले में। हाँ, बीच में मुझे चस्का चढ़ा, भाई मुझे करनी है कैंपिंग, हाँ, मुझे जाना है और भाई मैं जाके अपना टेंट वेंट लूंगा डीकैथलॉन का। मैंने उस चक्कर में सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, फोल्डेबल चेयर, फोल्डेबल टेबल, ये वो। मैंने अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, मैंने कहा मुझे ये कहाँ से रोज ये सपने आ रहे हैं कि कैंपिंग करनी है और जंगल में जाऊंगा और कॉफी, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोज ही वही चल रही हैं। एक दिन मैंने क्या किया, जितनी वो वीडियोज आ रही थी सब पे राइट क्लिक करके लिख दिया डू नॉट रिकमेंड। कोई कैंपिंग का भूत नहीं है मेरे ऊपर, उतर गया एकदम शांत। सुबह उठ के किताब पढ़ो, कॉफी पियो, मस्त रहो जीवन में, राइट। सो मैं ही क्या कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ना, जैसे आपने वो 40,000 रुपये खर्च कर दी फोमो में आके, हाँ, मैं कैंपिंग पे चले जा रहा हूँ कि भाई फोमो में, भाई ठीक है मुझे भी भाई छूट ना जाए, मुझे भी जाना है। सो ये जो ETF है ना, अभी उसी फोमो का भी चल रहा है। हर कुछ समय बाद लोगों को कुछ नया चाहिए और ये अपने आप में बहुत हो गया, आप कंटेंट कुछ नया लेके आओ, म्यूचुअल फंड साइड करो, अब ETF के 4 एडवांटेज बताओ। अच्छा है जी ETF जी, ये जी ETF में लोगों को बहुत दिक्कत भी हो सकती है। मैं आपको एक सिंपल एडवांटेज बताता हूँ म्यूचुअल फंड्स का ओवर ETF। कई बार लोग उसे स्टॉक की तरह ट्रीट कर जाते हैं और उसे लंबे समय तक होल्ड नहीं रख पाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी म्यूचुअल फंड आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करवाता है, बिल्ड करता है। सही ये एक बेसिक डिफरेंस है, कोई डिसएग्री करना चाहता है कर सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है, राइट। मैं दोनों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ETF से और म्यूचुअल फंड से। लेकिन अगर कोई मुझे रिटेल इन्वेस्टर मिले, एक आम व्यक्ति मिले, आम व्यक्ति मैंने आपको बताया जिसके पास अपनी जॉब, अपना बिजनेस है, चाहे उसकी फैक्ट्री है या चाहे वो भाई छोटा सा वो रेडी लगा के कोई बिजनेस कर रहा है, जिसके अपनी एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन है, दे शुड नॉट इन्वेस्ट इन डायरेक्ट स्टॉक्स। उन्हें डीमैट अकाउंट रखना ही नहीं चाहिए, वो सिंपली अपना म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें। एनॉर्मस वेल्थ बनेगी, समय देना पड़ेगा, इन्वेस्ट धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, सब हो जाएगा। समय मतलब आपको एक्टिवली नहीं देना समय, हाँ उस इन्वेस्टमेंट को देना पड़ेगा कि भूल जाओ। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को समय दिया है ना, ये वो मैच है जो आपके हित में फिक्स है। आपको रिजल्ट पता है कि आप जीतने वाले हो, लेकिन ये जो कुछ नया करने की चुल है ना जनता के अंदर कि नहीं मैं तो कुछ नया करूंगा, वो आपको हरा देती है, आपको मैं अपने एक एग्जांपल देता हूँ। इंडेक्स फंड की बात चल रही है, जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी इंडेक्स फंड पे, मैंने भी तब इन्वेस्ट करना शुरू किया था, सीखा, इन्वेस्ट किया, अच्छा लगा, मैं सोचा सबको बताते हैं, सबको बताया। आज उसी इंडेक्स फंड पे मेरा जो रिटर्न है वो 114% का है। यानी मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूँ देख के, अगेन ये मैं शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड के अंदर 114%। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूँ, आप और आपका ऑडियंस शायद दोनों सरप्राइज फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। मैंने 67 लाख रुपीज़ लगाए हैं उसके अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 ईयर्स। मेजरली मैंने 2018 में शुरू किया था, मैं छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करता था। 2020 में मैंने बहुत अच्छे अमाउंट इन्वेस्ट किया जब मार्केट गिर रही थी, राइट। 67 लाख रुपीज़ लगाए हैं और प्रॉफिट पता है मेरा कितना उस पर, 74 लाख का। और टोटल फिगर बन रहा है 1,41,83,898 रुपये। बस इसको अगर आपने 10 साल छोड़ दिया, हाँ। और इस पर XIRR मैं आपको बताता हूँ, इस पे जो मेरा XIRR निकल रहा है, यानी कि आप मान लो कि पर ईयर का जो रिटर्न एक तरीके से 24% का। 24%। और लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी को मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं जो 18% कमा लेता है ना पर ईयर, वो किंग है, राजा है वो। और जो 20% कमा लेता है वो एम्परर है। लेकिन हमारी जनता सपने क्या देखती है कि मैं 10% महीने का कमाऊंगी। हाँ। वो 20% 18% की बात करके गया वो व्यक्ति जिसके पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40,000 करोड़ रुपए की उसने वेल्थ क्रिएट करी, राइट। वो व्यक्ति वो कह रहा है आपको, वॉरेन बफे भी कहते हैं 20% CAGR, उनका खुद का CAGR इतना ही होगा, 20-25% ज्यादा नहीं होगा। कैसे जीते वो? टाइम से जीते वो। इनको चाहिए 1000% मल्टीफोल्ड रिटर्न चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही। आप पेनी स्टॉक बता दो सर। हाँ, ये पेनी स्टॉक बता दो, फिर उसमें बैठ के मैं डूब जाऊंगा।
तो ये इतनी बड़ी दिक्कत Very है logical. ना, ये इतनी बड़ी दिक्कत है। और हर नई चीज में इन्वेस्ट करना, हर फैड्स आते हैं। फैड्स क्या है? जैसे क्रिप्टो का फैड आया था, हर बंदा NFT का फैड आया था। हर बंदे ने अपने भाई ट्विटर पे बायो चेंज कर लिए, लिंक्डइन पे बायो चेंज कर लिए, हम क्रिप्टो वाले, हम ये वाले, हम वो वाले। क्रिप्टो ट्रेडर एंड एजुकेटर। एग्जैक्टली। फैड आया, और ये फैड आज से नहीं है। एक किताब है मॉर्गन हाउसल की, कमाल की किताब है, सेम एज एवर। इतनी हिट नहीं हुई जितनी साइकोलॉजी ऑफ मनी हिट हुई। सेम एज एवर में वो बोलता है कि भैया कुछ चीज़ें ऐसी जो जिंदगी में कभी बदलती नहीं है, जैसे कि ग्रीड, जैसे कि फियर। ये आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से चलता आ रहा है ग्रीड और फियर, राइट? डर और भय, नहीं, डर और लालच। तो आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार एग्जैक्ट कंट्री मुझे नहीं पता, ट्यूलिप में नहीं आ गया था। ट्यूलिप एक फूल होता है ट्यूलिप का, लोग उसको खरीद कर रखने लग गए घर में पागलों की तरह, पता नहीं क्यों। फैड आया। सर आइजैक न्यूटन, जिनको मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट बोलते हैं, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया, भाई मुझे माफ़ कर देना अगर मैं कुछ गलत बोलूँ, मेरा साइंस में वैसे में फेल हो गया था साइंस साइड लेके। तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लूज़ किया ग्रीड और फियर के चलते। साउथ सी कंपनी का नाम होता था, उसके अंदर उन्होंने खूब पैसा लूज़ किया, खरीद लूँ बेच लूँ, अब सब खरीद रहे मैं भी खरीद लेता हूँ। सोचो, न्यूटन की बात कर रहे हैं हम, राइट? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। ग्रेविटी बना दी लेकिन लालच कंट्रोल नहीं हो पाया। कहते रहो, ये हर ह्यूमन के अंदर है। इस बुक से मैं एक चीज़ और कोट करना चाहूँगा। मतलब पहले तो मैं थैंकफुल हूँ इन सारे ऑथर्स को कि इतनी कमाल की चीज़ें हमारे लिए लिखते हैं। तो जेफ बेजोस से पूछा गया कि अगले 10 साल में क्या बदलेगा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेफ बेजोस ने बोला, मुझे पता करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ये पता करना है कि अगले 10 साल क्या नहीं बदलेगा। और वो ये है कि कस्टमर को अपना प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी चाहिए, सही से सही हालात में। अमेजोन का प्रिंसिपल आप देख लो, यही प्रिंसिपल फॉलो है और ये कभी नहीं बदलेगा। आप भी ऑर्डर करते हो, आप देखते हो ना, डिलीवरी टुमारो, ओ यस, मजा आएगा, बढ़िया है, और वही डिलीवरी दिखाते 2 महीने बाद आपको यार क्रेजी, कैंसिल कर भाई, मैं खुद जाके ले आऊंगा। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कभी नहीं बदलेगी लोगों की, राइट? तो कमाल की किताबें, इनको पढ़ के इतना मजा आता है। मैं तो इनको यूज करता हूँ एक्चुअली अपनी लाइफ में। ब्यूटीफुल। तो आपका सवाल था कि म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें। हम थोड़ा भावनाओं में बहते हुए स्टॉक मार्केट में चले गए थे। तो रूल नंबर 1 फॉर ऑल दी रिटेल इन्वेस्टर्स, प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स डायरेक्टली। रूल नंबर 2, गो विद म्यूचुअल फंड्स। नाउ म्यूचुअल फंड में भी हमने मतलब, मैं इंडिया को नहीं बोल रहा, पूरे वर्ल्ड ने इतना रायता फैलाया है, इनका बस नहीं चलता। ये एक इक्विटी यूट्यूब फंड भी निकाल देंगे, एक कैटेगरी ये भी बना देंगे, एक इक्विटी यूट्यूब फंड, इक्विटी इंस्टाग्राम फंड, इक्विटी फलाना फंड, धमाका फंड। इतनी कैटेगरी बन गई है, आदमी ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एक आम व्यक्ति को बोलूं कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करनी है, बेसिक आपने आजकल इतना ज्ञान है यूट्यूब पे, इंडेक्स फंड के बारे में 4-5 बातें सीखिए और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अपने इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप एक एक्टिव फंड, एक्टिव और पैसिव फंड्स आई होप ऑडियंस समझते होंगे। मतलब सिंपली मैं आपको बताता हूँ, पैसिव फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर का रोल बहुत कम होता है, वो सिंपली एक इंडेक्स को फॉलो करने लग जाता है जी। जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या है कि फंड मैनेजर सिर्फ जो निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज हैं एज पर दी मार्केट कैपिटलाइजेशन, सिर्फ उन्हीं के अंदर वो फंड मैनेजर जो है इन्वेस्ट करेगा, उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में वो निफ्टी 50 के अंदर है। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस निफ्टी 50 में 12% रिप्रेजेंट करता है। तो 1 लाख रुपए का 12%, 1 लाख अगर आपने डाला तो 12,000 रुपए रिलायंस में आपके चले गए। ठीक है, बहुत मोटे मोटे तरीके से यही काम होता है। तो ये हो गए पैसिव फंड्स जी। फिर इसके बाद आते हैं एक्टिव फंड्स, जहाँ पे फंड मैनेजर अपनी तिगड़म लड़ाता है और रिसर्च करता है और पढ़ाई करता है और अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से फिर स्टॉक्स खरीदता है। अब अगर आप एक्टिव फंड्स में जाना चाहते हैं, मुझे एक कैटेगरी बहुत अच्छी लगती है, दैट इज फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। ओके, राइट। तो फ्लेक्सी कैप में एक तरह से उसके पास आज़ादी होती है कि वो 65% पैसा अपना शॉर्ट टर्म मतलब इक्विटी में लगा होना चाहिए और वो कहीं भी लगा सकता है। शॉर्ट अपना स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। स्मॉल कैप हो गए आपका जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 251 और उसके आगे के शेयर्स हैं, कंपनीज हैं, वो स्मॉल कैप हो गई। 101 से लेकर 250 तक आपकी मिड कैप हो गई। जो फर्स्ट 100 है उसे हम लार्ज कैप बोल देते हैं, यानी रिलायंस, HDFC, ये सब लार्ज कैप हो गई। फर्स्ट 100 लार्ज कैप, देन नेक्स्ट 150 मिड कैप, देन उसके बाद सारे स्मॉल कैप हो गए। ठीक है। तो फ्लेक्सी कैप में आज़ादी रहती है फंड मैनेजर्स के पास कि वो किसी भी तरह की कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी में पैसे लगा सकते हैं। देन जब आपके पास ये 2 फंड्स हो जाएं, फिर जब आप अपनी और ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, फिर आप सोच सकते हैं, आपको मैं 3 कैटेगरी और बता सकता हूँ जिसके ऊपर आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। एक मल्टी कैप है, एक मिड कैप है और एक स्मॉल कैप है। इसके अलावा मुझे कोई कैटेगरी ऐसी नहीं लगती जो वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज़ की जानी चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार्क करना है, आप डेट फंड्स यूज़ कर सकते हो, इक्विटी सेविंग फंड यूज़ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप,
आगे चल के जब आप सीख जाएं थोड़ा बहुत तो मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ से जिससे दूर रहना चाहिए वो है सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड्स वही फैड की तरह है कि भाई अभी हवा में चल रहे हैं। जैसे अभी आप देखोगे डिफेंस को लेके बहुत सारे फंड्स लॉन्च किए जा रहे हैं क्योंकि डिफेंस की थीम जो है बहुत बढ़िया रिटर्न दी है डिफेंस के शेयर्स ने, तो लोग उसमें घुस जाएंगे अभी कि डिफेंस वाले फंड में चला जाता हूँ मैं। और ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि एक रिटेल इन्वेस्टर जब सेक्टोरल फंड्स में जाता है वो उसे पीक पे पकड़ता है, यानी कि जब अपने टॉप पे होता है और फिर वो वहीं पे रहता है बहुत साल तक, या तो वहीं रहेगा या नीचे गिर जाएगा। तो आपको सेक्टोरल फंड से, थीमेटिक फंड से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको नॉलेज हो साइकिल्स की, जिसको नॉलेज हो बिजनेस की, जिसको नॉलेज हो उस इंडस्ट्री की, वो करे भाई अपने नॉलेज के हिसाब से। एक आम आदमी, अब मैं और आप यहाँ पे बैठ के अपने काम की बातें कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ना यार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सही बात है। और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में, सही बात, क्योंकि मेरे पास अपना बहुत सारा काम है, तो मैं उस फंड की तरफ जाऊँगा नहीं, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप ये फंड्स चूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ये मोर देन सफिशिएंट है वेल्थ क्रिएशन के लिए। इसके अलावा जितनी बातें हो रही हैं उनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि जितनी बातें होंगी आप कंफ्यूज होंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, डूबेगा, परेशान होंगे आप, दैट्स इट। ये भी बात बोली जाती है कि भैया गुरु बनाओ, एक को बनाओ, एक चीज़ को फॉलो करो। 10 जगह वो करोगे तो जैक ऑफ ऑल द शिप्स मास्टर ऑफ नन। लेकिन ये पूरी कहावत थोड़ी अलग होती है। हाँ, इसका अलग ही कुछ लॉजिक, बट बहुत सारी चीज़ें आप करने लग जाओगे, वो 100 घड़े में मुंह देने वाला अक्सर प्यासा रह जाता है। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.